लोग चारों वीटो शक्ति को पढ़ लिए थे। आज हम लोग को पढ़ना है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति किन किन परिस्थितियों में किन व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति जो है, अनुच्छेद की बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 72 में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति किन किन परिस्थितियों में किन व्यक्तियों को किन मामले में क्षमा कर सकता है, आज उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 द्वारा यह शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति निम्न अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति को सजा को क्षमा कर सकता है। ये प्रोविजन बताया है कि किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति किन व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है। पहला है संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को। पहला है संघीय विरुद्ध, संघीय विरुद्ध, संघीय विधि के विरुद्ध संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को दंडित व्यक्ति को मृत्यु दंड पाए व्यक्ति को। तीसरा है मृत्यु दंड। राष्ट्रपति अगर इन तीन चीज का कारण उनके पास जाता है तो ये तीन चीजों के अंतर्गत वो क्षमादान कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। पहला है संघीय विधि के विरुद्ध। संघीय यानी कि जो पद पर जो मंत्री लोग हैं ना, अगर संघ माने विधि जो संघ का नियम है उसके ऊपर रहते हैं और कोई पद का गलत प्रयोग करते हैं तो उनके विरुद्ध अगर कोई मानते हैं कोर्ट में केस में मामला है तो उस मामला के तहत उनके ऊपर कौन चीज और जाता है तो राष्ट्रपति अपने अनुच्छेद 72 के तहत उनको माफ कर सकते हैं, यानी कि क्षमा कर सकते हैं। दूसरा का है सैन्य न्यायालय द्वारा। सैन्य न्यायालय किसी व्यक्ति को कौन सी दंडित कुछ माने उसके ऊपर क्या सैन्य न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का जुर्माना या किसी भी प्रकार का दंड दिया है तो उसको भी कौन सी वो क्षमा कर सकते हैं। जैसे एक हम लोग पिछले एक विवाद में पढ़े थे, वो सैनिक था जो खाना वाना के लेकर शिकायत कर रहा था ना, तो हाँ जो भी होते तो वो वाला मामला कौन सी सैन्य न्यायालय के अंतर्गत जाएगा। तो सैन्य न्यायालय के अंतर्गत जाएगा तो उस पर अगर केस होगा तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो अनुच्छेद 72 के तहत सैन्य न्यायालय के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को कुछ दंड दिया गया है तो उसको क्षमा कर सकते हैं। तीसरा का है कि मृत्यु दंड व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति जिसको कौन सी कोर्ट ने मृत्यु दंड घोषित कर दिया है उसको भी कौन सी राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। अब इसमें प्रोसेस है कि मैंने कौना में किस प्रकार से क्षमा करते हैं। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति में पहला पढ़ना है क्षमा। 5 प्रकार से क्षमा ये कर सकते हैं। पहला है क्षमा। क्षमा में राष्ट्रपति क्या करते हैं कि पूर्णतः माफ कर देना। अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है या कोर्ट ने किसी को आजीवन कारावास चाहे जो भी कोई भी दे दिया है, अगर ये क्षमा करते हैं तो मतलब पूर्णतः क्षमा। अब उनके ऊपर कोई भी कौन कोर्ट निर्णय दिया होगा उस निर्णय को कौन सीधे एकदम खारिज कर दिया जाएगा। इसका तकनीकी मतलब यह है कि अपराध कभी भी हुआ ही नहीं। मतलब यही हुआ कि अगर क्षमा कर दे रहे हैं राष्ट्रपति तो इसका मतलब वो अपराध किया है, लेकिन अगर वो क्षमा कर दे रहे हैं इसका मतलब राष्ट्रपति के नजर में यह हुआ कि वो कभी क्षमा क्या बोलते वो अपराध किया ही नहीं है। दूसरा का है प्रविलंबन। हाँ इसी शब्द में छुपा है प्रविलंबन मतलब कौन सी विलंब, कुछ समय के लिए उसको टालना। विलंबन मतलब क्या होता है टालना कुछ समय के लिए। तो किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी के संदर्भ में फांसी को टालने की प्रक्रिया। मानते कोई व्यक्ति है उसको कौन सी फांसी की सजा हो गई कि उसको आज कौन सा तारीख है 20 है, मानते हैं उसको तय हो गया है कि 25 सितंबर को उसको फांसी दी जाएगी। अगर प्रविलंबन राष्ट्रपति लगा देते हैं तो प्रविलंबन के तहत जो 25 तारीख जो डेट दिया गया है उस डेट को कौन सी एक्सटेंड कर दिया जाएगा, कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। कौन टाल सकते हैं तो राष्ट्रपति टाल सकते हैं। उसके बाद विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा कम कर विराम है तीसरा।
विराम में क्या है कि विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा कम करना, जैसे दिव्यांग एवं महिला की गर्भवती की अवस्था में। मानते कोई महिला है, कोई महिला है उसके मानते पेट में बच्चा है, तो भाई महिला गलती की है तो महिला की सजा होना चाहिए, बच्चे को क्यों दीजिएगा? तो इस मामले को लेकर कौन सी कोर्ट में केस गया था, तो इसी में बताया गया था कि जब महिला दोषी है तो सिर्फ महिला को जो दोषी करार दीजिए, मैंने इसको फांसी चाहे जो भी निर्णय दिए हैं उसको दीजिए, बच्चा को क्यों दीजिएगा? इसी मामले को कौन सी अगर महिला गर्भवती है तो उसको अगर फांसी के चाहे कोई भी सजा दिया हुआ है तो उसको फांसी उस समय नहीं दिया जाएगा, कुछ समय के लिए कौन सी उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा, आगे बढ़ा दिया जाएगा। लड़का होने के बाद उसको जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो होगा। तो तीसरा में क्या है, विराम हो गया। चौथा है परिहार। परिहार में क्या है कि सजा की मात्रा को कम करना है। जैसे सजा की मात्रा को कम करना है का मतलब जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास, मान ली किसी व्यक्ति को दे दिया गया 10 साल के कठोर कारावास, तो राष्ट्रपति अगर वो परिहार लगा देते हैं तो परिहार के अंतर्गत वो 10 साल के कठोर कारावास को 5 साल के कठोर समय लघुकरण में होगा। प्रकृति चेंज होगा, इसमें इसी में समय कम हो रहा है, समय इसमें कम नहीं हो रहा है। सजा के 10 साल के कठोर कारावास सजा को 5 साल के कठोर कारावास सजा में प्रकृति चेंज नहीं होना चाहिए, प्रकृति चेंज होगा लघुकरण में। तो इसमें क्या है, सजा की मात्रा को कम कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा दिया गया है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, परिहार के तहत उसको 5 वर्ष के चाहे 2 वर्ष के, मन करते 1 वर्ष के कठोर कारावास में उसको परिवर्तित कर सकते हैं। ये किसमें है, तो ये है परिहार में, सजा की मात्रा को कम करना। चौथा है पचा हो गया, 1 2 3 4 पांचवा, इसमें है लघुकरण। इसमें प्रकृति ही चेंज हो जाएगा। प्रकृति चेंज करने का मतलब है कि कठोर का जैसे कठोर कारावास, मृत्यु दंड को कठोर कारावास में परिवर्तित कर देना, और किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दिया गया है कोर्ट से तो लघुकरण के अंतर्गत उसकी प्रकृति को भी बदल देंगे। फांसी की सजा सुनाया गया है ना, तो क्या कर देंगे, आजीवन कारावास, चलिए इसको मृत्यु घोषित ना माने फांसी नहीं देते हैं, इसको क्या कर देते हैं आजीवन कारावास, माने जीवन भर वो जेल में ही रहेगा। ये लघुकरण के अंतर्गत होता है, यानी कि प्रकृति चेंज। तो अभी हम लोग राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत पढ़े कि किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति किन व्यक्तियों को क्षमा कर सकते हैं। पहला है संघीय विधि के विरुद्ध, अगर संघ के विरुद्ध में अगर कोई गलत काम किया है तो उसके विरुद्ध अगर वो कोर्ट में जाता है तो कौन सी राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकते हैं। दूसरा है सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। तीसरा है मृत्यु दंड व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड घोषित कर दिया गया, माने मृत्यु दंड घोषणा करने की बात की गई हो। उसके बाद शक्तियां पढ़े हैं कि किन किन परिस्थितियों में और क्या और कौन से क्या बोलते हैं आर्टिकल नहीं प्रोविजन के अंतर्गत किन प्रकार की शक्तियां दी गई है। तो पहला पढ़े है क्षमा। क्षमा में क्या कर सकते, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को सदा के लिए माफ कर देंगे। क्षमा में राष्ट्रपति सदा के लिए अगर माफ कर दिए तो इसका मतलब कि वो पहले वो कोई घटना किया नहीं है, इसका मतलब यही होता है कि राष्ट्रपति की नजर में वो व्यक्ति किसी भी प्रकार की घटना नहीं किया है। दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं परिविलंबन। प्रविलंबन में क्या है, तो फांसी। प्रविलंबन में क्या पढ़े हैं, तो कुछ समय के लिए फांसी को टालना। प्रविलंबन मतलब कौन चीज, उसको लंबित करना, कुछ समय के लिए फांसी को टालना। इसके बाद पढ़े हैं विराम। विराम में क्या होता है, तो कोई विशेष परिस्थितियों को जैसे सजा को कम करना। जैसे मान ली कोई गर्भवती महिला है, अगर गर्भवती महिला अगर उसको मान दे किसी प्रकार की सजा सुनाया गया है, तो अगर वो गर्भवती महिला का डिलीवरी हो जाता है तो उसके बाद कौन सी उसको सजा दिया जाएगा, ये विराम के अंतर्गत होता है। उसके बाद है परिहार, सजा की मात्रा को कम कर देना, यानी कि 10 साल के कठोर कारावास को 5 साल के कठोर कारावास में बदल देना, या 5 साल के कठोर कारावास को 2 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना। मैडम प्रकृति चेंज नहीं होना चाहिए, अगर कठोर कारावास है तो कठोर कारावास में ही होगा, बात को ध्यान रखिएगा, प्रकृति चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कठोर कारावास है तो कठोर कारावास में ही होगा।
अगर 20 साल है तो राष्ट्रपति मन करेगा तो 2 वर्ष के कठोर कारावास, 15 साल के कठोर कारावास, मतलब प्रकृति चेंज नहीं होगा। अगर कठोर है तो कठोर में ही उनको कम करना होगा मात्रा को। उसके बाद पढ़े हैं लघुकरण। लघुकरण में क्या सीधा प्रकृति ही चेंज होगा। इसमें लघु प्रकृति की चेंज का मतलब कौन सी, और मृत्यु दंड को कौन सी आजीवन कारावास में बदल देना। फांसी को मानते हैं कि हाँ, फांसी को आजीवन कारावास। आगे पढ़ना एक नोट है, संविधान के अनुच्छेद 161 के द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी क्षमा दान करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्यपाल जो है ना, ये वाला मामला में सिर्फ नहीं कर सकता है। जो मृत्यु दंड अगर किसी व्यक्ति को अगर माने कर दिया गया है तो ये वाला काम वो नहीं कर सकता है, बाद बाकी वो भी सब कर सकता है। तो राज्य राज्यपाल के विधि विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति के संदर्भ में यह शक्ति रखता है। जो ये पढ़े है ना, संघीय विधि के विरुद्ध सैन्य न्यायालय के दंडित और मृत्यु दंड के व्यक्ति। मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। मृत्यु दंड को बस क्षमा करने का पास अधिकार किसको है, तो सिर्फ राष्ट्रपति के पास। अब बाद बाकी अगर क्षमा दान को छोड़कर जितना भी है सब कौन सी राज्यपाल भी अपना शक्ति दिखा सकता है। राज्यपाल अपना शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दिखाएगा, तो 161 राज्यपाल दिखाएगा 161, जबकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 72। पीछे पढ़ाए थे अनुच्छेद 71 क्या है, विवाद होगा तो हाँ, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर विवाद होता है सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति और क्योंकि ऑप्शन में दोनों देता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों। तो बस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का उसका राष्ट्रपति का विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का होती भाई, हाई कोर्ट का हम बोल रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएगा सीधे। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित जितना भी विवाद होता है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति किसके प्रतिनिधि होते हैं, केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं। और केंद्र का सब लेखा जोखा जो एक आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 76, अटॉर्नी जनरल महानिवासी होता है ना, तो भारत सरकार का सभी केस कौन लड़ता है, तो अटॉर्नी जनरल ही लड़ता है। अटॉर्नी जनरल संभवतः दिल्ली में ही रहता है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ही ये माने अधिकारता दी गई है। उसके बाद है मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं। हाँ, यह जरूर है कि इस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयुक्त मृत्यु दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगा। उसके बाद है, तो पढ़ लिए पीछे हम लोग अनुच्छेद 53, 55, 60 पीछे पढ़ लिया ना, प्राकानिकों का द्वियोदशम, रिवीजन करा दे रहे हैं। 52 क्या है, तो 52 है राष्ट्रपति का एक पद होगा। उसके बाद 53 क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंतर्गत। उसके बाद 54 क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। उसके बाद 55 क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका मतलब वो है एकल संक्रमणीय पद्धति जो है ना, उसी को तरीका बोल रहा है। तो वो अनुच्छेद क्या है, 55 है। आगे है 56 क्या है, राष्ट्रपति का हाँ कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल मैंने राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होगा, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जिस दिन वो ज्वाइन किए हैं या जिस दिन वो पद पर बैठे हैं उस दिन से काउंट किया जाता है। उसके बाद है शपथ, राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, अनुच्छेद 60 क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ। उसके बाद 61 क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, जो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। महाभियोग किस सदन से आरंभ होता है या किसी भी सदन से आप आरंभ कर सकते हैं, बस उपराष्ट्रपति में कैसा है कि वो राज्यसभा से आरंभ होगा, क्योंकि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। आगे है अनुच्छेद 72, अभी जो पढ़े अनुच्छेद क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 74 तक भी पढ़ना है, 74 छोड़ देते हैं, बस राष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन इसके संबंधित यह अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है इसलिए पढ़ रहे हैं। 74 क्या है, मंत्री परिषद को राष्ट्रपति सलाह एवं सहयोग प्रदान करेगा, माने राष्ट्रपति को मंत्रणा या सलाह देने के लिए एक कौन सी एगो मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ये अगर अंदर की बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 74 का 1 में कहा गया है, जबकि इसमें सिर्फ 74 दिया है। 11 क्या है, 111 संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति प्रदान करना, वही राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति अनुच्छेद 111। उसके बाद है 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जो हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं, बजट।
जबकि संविधान में किसी भी माने बजट का प्रयोग नहीं किया गया है। उसमें 112 का अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि बजट का। ऐसे हम लोग आम भाषा में बजट बोल देते हैं। 123 क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 123 क्या है? राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। किन किन परिस्थितियों में कर सकता है वो पीछे हम लोग पढ़े हैं कि कोई संसद या कोई सदन नहीं चल रहा हो, या कोई सत्र कौन सी न चल रहा हो, कोई सदन विघटन हो। उसके बाद है 143 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से अपना सलाह मांग सकता है। लेकिन ये दोनों बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट अपना सलाह देता है तो राष्ट्रपति भी इनके बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसके बाद आज हम लोग को पढ़ना है भारत के राष्ट्रपति अब तक कितने हुए हैं और कौन कौन हुए हैं। तो पहला है 1952 में, जब देश आजाद हो गया था, चुनाव हो गया था, तो उस समय राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद। सबसे ये याद कर लीजिएगा इसके विरोध में उस समय कौन थे? केटी शाह। क्योंकि और पूछ सकता है कि नहीं, लेकिन ये वाला संभावना है कि आप पूछ दे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद अब बहुत कौन सी सबको याद हो गया है। तो ये पूछ सकता है कि जब 1952 में राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे तो उस समय उनके विपक्ष में कौन खड़ा हुए थे? तो केटी शाह। उसके बाद है दूसरा भी फिर राजेंद्र प्रसाद ही बनेंगे 2 बार। उसके बाद तीसरा कौन बने हैं? एस राधा कृष्णन। अगर सीक्वेंस ले गिनिएगा तो अगर एक होगा तो फिर दूसरा का कौन सी, अगर क्रम से देखिएगा गिनती से तो दूसरा का पर फिर राजेंद्र प्रसाद ही आएंगे। लेकिन अगर व्यक्ति के तौर पर गिनिएगा तो फिर कौन सी, इसको अगर पहला दूसरा को एक ही गिनेंगे। अगर गिनती से गिनिएगा तो दूसरा पर फिर राजेंद्र प्रसाद ही आएंगे। व्यक्ति बताओ, माने इसे बता दे रहे हैं आप, जैसे आप लोग याद करना। हाँ, ये भी सबसे बढ़िया कार्यकाल याद कर लीजिए। दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, इनके विरोध में एक और थे, याद करना होता आप लोग याद कर लीजिएगा, NN दास थे। उसके बाद अब नहीं विरोध जाना है, NN दास। तीसरा का थे एस राधा कृष्णन। एस राधा कृष्णन कार्यकाल इनका था 1962 से। चौथा व्यक्ति थे, नाम बोल दीजिए थोड़ा। डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या चाहिए? डॉक्टर जाकिर हुसैन। पचा ना, हम सीक्वेंस से बता रहे, व्यक्ति के तौर पर गिनिएगा तो होगा। चलिए ठीक है, व्यक्ति के तौर पर बोलिए। जाकिर हुसैन के बाद बोलिए बीबी गिरी। हम बोलिए आगे नेक्स्ट। अली अहमद। बस इतना ही रहने दीजिए। 5 हुए आज याद करा जाएगा, 5 हुए फिर नेक्स्ट दिन। पहला थे राजेंद्र प्रसाद। जब 1951 में कौन सी आम चुनाव हुआ था भारत में, तो उस समय राष्ट्रपति के तौर पर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। उस समय इनके विपक्ष में कौन खड़ा हुए थे? तो केटी शाह। दूसरे अगर क्रम से बात कीजिएगा तो दूसरे नंबर पर कौन थे? फिर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। उस समय उनके विपक्ष में कौन थे? NN दास। तीसरा व्यक्ति कौन बने थे? राधा कृष्ण। इनका कब बने थे? तो 1962। और चौथा व्यक्ति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कब बने थे? तो 1967। 5 साल का कार्यकाल होता है, हम लोग पढ़े ना, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है। अगर बीच में वो अपने पद से इस्तीफा वगैरह नहीं देते हैं, चाहे उनका मृत्यु नहीं होता है, तो उनका कार्यकाल 5 साल होता है। उसके बाद है 5वां नंबर पर बीबी गिरी 1969। इसका मतलब कौन सी, बीच में कोई मरे होंगे, यही जाकिर हुसैन मर गए थे बीच में। उसके बाद है फखरुद्दीन अली अहमद 1974। जैसे इन टाइप से इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछता है तो इसमें सब आगे दिया है, इसलिए अभी नहीं बता पा रहे हैं, ठीक ना। अगर सोचिएगा कि कौन पद के दौरान मर गए, कौन कब मरे, तो सब इसमें अंदर दिया हुआ है।
तो बस अभी बस नाम याद कर रहे हैं कौन कब तक राष्ट्रपति बने थे। तो पहला था राजेंद्र प्रसाद, उनके विपक्ष में कौन थे? तो केटी शाह। दूसरा अगर बात की तो फिर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे, उनके विपक्ष में कौन थे? एन दास। तीसरा कौन बने थे? हाँ, राधा कृष्णन। राधा कृष्णन का कार्यकाल 1962 से लेकर 1967। उसके बाद चौथा बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो बने थे 1967। उसके बाद बीबी गिरी 1969। और 5वें नंबर पर आए थे फखरुद्दीन अली अहमद। अगर व्यक्ति के तौर पर बात कीजिएगा तो ये कौन सा 1 2 3 4 5 6 छठा हो जाएंगे। तो ये फखरुद्दीन अली अहमद 1974। टाइम बताइएगा। हाँ चलिए, तो इसको रिवीजन करा दे रहे हैं। आज हम लोग पढ़े हैं, पीछे आप लोग नहीं आए थे, तो मामला गया था आरसी कपूर मामला 1970। यह अध्यादेश से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। उसको मैंने अध्यादेश को जांचने के लिए क्या यह वैलिड रूप से सही है कि नहीं है। फिर एक 44वां संविधान संशोधन हुआ। उस समय बोला गया जो आरसी कपूर मामला गया था उसको और अधिक मजबूती से, उस पर और अधिक मजबूती से प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए 1944 में 44वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें मतलब बोला गया कि इसको और मजबूती से सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना एक्शन ले सकता है। उसके बाद एक केस गया था डीसी बाघावा मामला 1987। इसमें कुछ खास नहीं दिया था, बस मैंने जो अध्यादेश आया है अध्यादेश को जांचने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना रिव्यू कर सकता है उसको। उसके बाद आज हम लोग पढ़े राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत इसको प्रदान किया गया है। उसके बाद पढ़ेंगे राष्ट्रपति किनको माने किनको, अगर किस व्यक्ति को किसके खिलाफ कोई साजिश किया है, चाहे कोई किसके विरुद्ध उनको दंडित किया गया है, वो 3 मामले में उनको कौन सी क्षमा कर सकता है? संघीय विधि के विरुद्ध, दूसरा है सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित, और तीसरा है मृत्यु दंड को व्यक्ति। इसमें एक दो पढ़े हैं क्षमा। राष्ट्रपति कौन सी फांसी की सजा को सीधे एकदम कौन सी माफ कर देंगे, तो ये क्षमा के अंतर्गत आएगा। फांसी को क्या कर देंगे? केवल फांसी को माफ कर देंगे। दूसरा पढ़े प्रविलंबन। प्रविलंबन मतलब लंबत, मैंने कि कुछ समय के लिए उसको टालना। तो फांसी को क्या कर सकते हैं? वो कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। इसके बाद तीसरा में क्या है? विराम। विराम में कदम कहने का मतलब है कोई दिव्यांग है या कोई गर्भवती महिला है, अगर उसके पेट में गर्भवती है मतलब, हाँ, तो अगर वो पेट में अंदर बचा है तो उसको कौन सी उस समय उसको फांसी मत दीजिए, चाहे जो भी दंड दिया उस समय मत दीजिए। जब वो बच्चा हो जाता है तो उसको जो भी आपको देना है। हाँ विराम हो तो ठीक सही है। तो गर्भवती में विराम दिया तो ठीक बा। परिहार में क्या होगा? तो सजा को मात्रा को कम कर देना, यानी कि 5 साल के कठोर कारावास को 2 साल में, चाहे 1 साल में, चाहे 2 साल में कठोर कारावास को कौन सी मात्रा को कम कर देना है। बस समय को कम करना है। अगर 10 साल है तो 5 साल कर दीजिए, 8 साल है तो 3 साल कर दीजिए, बस मात्रा को कम करना है। उसके बाद 5वां नंबर पर है लघुकरण। लघुकरण में क्या? प्रकृति ही चेंज कर देना है। जैसे फांसी की सजा कौन सी आजीवन कारावास में बदल देना। फांसी की सजा को कौन सी आजीवन कारावास में बदल देना। चलिए आज की क्लास इन लोग। और हाँ एक बार ये राष्ट्रपति अब तक 5 राष्ट्रपति के बारे 6 राष्ट्रपति के बारे में पढ़े हैं। पहला राष्ट्रपति बने थे 1952 में, छोटका रीत क्या बोले थे? 24 जनवरी। भाई 1952 की बात कर रहे हैं, आम चुनाव जब हो गया था तब का हम बात बोल रहे हैं। हाँ तो वही चीज बोल रहे हैं, तब ये मत बोलिए। सुनिए बता, वो अंतरिम सरकार बनी थी ना जब अंतरिम विभाजन हो गया था। सुनिए भाई, पहले अंतरिम सरकार 1946 में बना 2 सितंबर को। फिर पाकिस्तान विभाजन हुआ, फिर अलग से गठन हुआ संविधान सभा का। उस समय राष्ट्रपति चुने गए थे। फिर जब 1951-52 में जब चुनाव हुआ, उसमें कौन सी देश के सभी लोग भाग लिए थे। जब चुनाव लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो उस समय राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ। तो जब राष्ट्रपति का तो 1952 में जब चुनाव हुआ तो उस समय राजेंद्र प्रसाद हुए थे, और राजेंद्र प्रसाद के विपक्ष में केटी शाह खड़ा हुए थे। उसके बाद दूसरा का है फिर राजेंद्र प्रसाद, उनके विरुद्ध में कौन खड़ा हुए थे? एन दास। तीसरा का व्यक्ति राधा कृष्णन 1962। चौथा है डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967। और 5वां है बीबी गिरी 1969। और 6वां है फखरुद्दीन अली अहमद 1974।